हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए विज्ञान के प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चन। मैं आपको रोज एक वीडियो में 20 क्वेश्चंस करवाता हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये पार्ट 6 वीडियो होने वाला है। इससे पहले पार्ट 5 वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है और उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो सभी वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है और वो वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण है। मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन है? तो याद रखना है जल है। जल के कारण मिट्टी का जो है अधिक कटाव होता है, वर्षा जल के कारण या जो है नदी के जल के बहाव के कारण मिट्टी का जो है बहुत अधिक मात्रा में कटाव होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे यूएनईपी भी कहते हैं का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय नैरोबी में है, आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, बाह्य विलयन डैश होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। बाह्य विलयन का क्या होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है? तो हाइपोटोनिक होने पर। राइट आंसर हो जाएगा सी। बाह्य विलयन का हाइपोटोनिक होने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। अगला सवाल है, एमटीपी का विस्तार क्या है? एमटीपी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है एमपीटी का फुल फॉर्म। अगला सवाल है, जड़त्व का एसआई मात्रक है। आपको बताना है जड़त्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो जड़त्व का एसआई मात्रक होता है केजी होता है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जड़त्व जो है ये न्यूटन के किस गति नियम से संबंधित है, तो ये न्यूटन के फर्स्ट गति नियम से संबंधित है जड़त्व, यानी कि पहला गति नियम से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र में मौजूद है? आपको बताना है गुणसूत्र में कौन मौजूद होता है। तो गुणसूत्र बिंदु होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके अलावा डीएनए, प्रोटीन, ये सब भी गुणसूत्र में मौजूद होते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन एक तत्व नहीं है? इनमें से बताना है आपको कौन तत्व नहीं है। तो देखिए, ब्रोमीन ये तो तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है और जिंक भी तत्व है, लेकिन मार्बल ये तत्व नहीं है। मार्बल यौगिक होता है और मार्बल का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो हम आपको बता देते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मार्बल को संगमरमर भी कहते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे ब्रोमीन का सूत्र संकेत पूछे तो Br होता है, ऑक्सीजन का O होता है और जिंक का Zn होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन कवक के उदाहरण है? कवक का उदाहरण कौन है, आपको यह बताना है। तो यीस्ट, टोडस्टूल और पुकीनिया ये सभी क्या है? तो कवक के उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएंगे सी। अगला सवाल देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए अंतराल छोड़े गए थे। निम्नलिखित में किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला? देखिए, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी को बनाया तो मेंडलीव ने बोला कि और कुछ तत्व आएंगे, जिसके लिए मेंडलीव ने जो है आवर्त सारणी में स्थान छोड़ दिए थे। आपको बताना है कि उस स्थान पर किस तत्व को बाद में आवर्त सारणी में स्थान मिला। तो जर्मेनियम को स्थान मिला। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर आपसे यह पूछा जाए कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी को किस क्रम में सजाया, तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया। और अगर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो हम आज आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसको किसने दिया था? तो इसको मोसले ने दिया था। और किस आधार पर बांटा था तत्वों को? तो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में बांटा था। तो आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने दिया था और मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर और मोसले ने दिया था परमाणु संख्या के आधार पर। अगला सवाल है, अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया कर क्या देता है? तो अम्ल, देखिए अम्ल जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, अम्ल जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है लवण और प्लस में जल बनाता है, आपको याद रखना है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या?
लवण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जल नहीं है तो लवण हो जाएगा। अगर लवण और जल दोनों रहता तो हम दोनों मारते हैं। आगे देखिए, अगला सवाल है, वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो वाल्मीकि नगर जीव अभयारण्य ये बिहार के पश्चिम जिला में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ए, याद रखना है आपको। अगला सवाल है, इनमें से कौन धातु है? धातु कौन है आपको यह बताना है। तो देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ओ धातु होता है, सल्फर भी ओ धातु होता है, नाइट्रोजन भी ओ धातु होता है। तो धातु कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। धातु सोडियम है, धातु है। क्या है? धातु है। अगर आपसे धातु का इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए, माने परमाणु संख्या पूछा जाए, तो इसका परमाणु संख्या 11 होता है। अगर नाइट्रोजन का पूछा जाए तो 7 होता है। सल्फर का कितना होता है? 16 होता है। और सल्फर को ही गंधक कहते हैं। सल्फर को ही क्या कहते हैं? गंधक कहते हैं। आपको यह ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। याद रखना आपको। अगला सवाल देखिए, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है, वस्तु का विस्थापन क्या है? समय के वर्ग के समानुपाती है, तो वस्तु गति कर रही है। तो वस्तु जो है एक समान त्वरण से गति करेगी। राइट आंसर हो जाएगा सी, याद रखना है। अगला सवाल क्या है देखिएगा, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है? तो जो बैटरी से प्राप्त होती है विद्युत धारा वो डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है। बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा डीसी होता है। अगर आपसे पूछे कि जनरेटर 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 से प्राप्त विद्युत धारा क्या होता है, तो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा डीसी होती है और जनरेटर से प्राप्त होने वाली धारा एसी होती है। अगला सवाल देखिएगा, गाय की स्वदेशी या देसी नस्ल की विशेषता है। बताइएगा कि गाय की स्वदेशी या देसी नस्ल की विशेषता इनमें से कौन है? तो गाय जो स्वदेशी होता है वो क्या होता है? दीर्घ अवधि तक दूध देने वाला होता है और अल्प अवधि तक भी दूध देने वाला होता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा ए और बी दोनों। क्योंकि कुछ गाय जो है ज्यादा दिन भी दूध देती है और कुछ गाय जो है कम दिन भी दूध देती है, यानी कि दीर्घ अवधि तक भी और अल्प अवधि तक भी देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिएगा, 4 द्रव है ए बी सी और डी का अपेक्षिक घनत्व क्रमशः इतना 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 है। एक वस्तु को इन सभी द्रव्यों में बारी बारी से डुबाया जाता है। इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज्यादा से ज्यादा भाग यानी कि हिस्सा डूब जाएगा? देखिए, यहां पे बोला गया है कि 4 द्रव है रखा हुआ, यानी कि आपके पास मान लीजिए 4 गो द्रव है। एक द्रव है ए बी सी डी और इसका घनत्व दिया हुआ है। ए का घनत्व 1.26, बी का घनत्व 1 है, सी का घनत्व 0.8 है और डी का घनत्व 13.5 है। अगर हम इन सभी द्रव्यों में बारी बारी से एक वस्तु को डुबाते हैं तो आपको बताना है कि वह वस्तु किस द्रव में ज्यादा से ज्यादा डूब जाएगा। तो देखिए, किस द्रव में डूबेगा? जिस वस्तु का घनत्व कम होगा। जिस वस्तु का घनत्व कम होगा उस वस्तु में क्या होगा? जिस द्रव का घनत्व कम होगा, जिस द्रव का घनत्व कम होगा उसमें वस्तु जो है अधिक से अधिक डूब जाएगा। तो अब आप देख लीजिए यहां पे कि ए बी सी तथा डी में किस द्रव का घनत्व कम है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सी का घनत्व कम है, 0.8 है। यानी कि अधिक से अधिक वस्तु का हिस्सा किस द्रव में डूबेगा? सी में डूबेगा। राइट आंसर हो जाएगा ए। आपको याद रखना है, जिस द्रव का घनत्व कम उसमें वस्तु जो है ज्यादा डूबेगा, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, द्रव का गैस में बदलना कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। जब द्रव गैस में बदल जाती है तो उसको बाष्पीकरण कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, एमनियोटा जिसे कहते हैं एमनिया भी, एमनियोटा समूह में शामिल है। आपको बताना है कि एमनियोटा समूह में क्या शामिल है। तो सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी ये सभी एमनियोटा समूह में शामिल है। सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। अगला सवाल है, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? बिजली की जो घंटी होती है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। किस पर काम करती है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। अगला सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर भी बनता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो ये थे 20 क्वेश्चन साइंस के
जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर और भी देखना है इस तरीके के वीडियो को, ये तो पार्ट 6 है, और भी इसका वीडियो आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं और आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वीडियो देखते देखते ही याद हो जाता होगा, क्योंकि मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छा से। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इससे अपने दोस्तों में भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूं आप सबके लिए। तो इसलिए दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।